अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स ईज़िली, जिसमें हमने क्लास नाइन्थ मैथ साइंस ग्रुप पर लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, जिसके हम चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने पहले 1.1 और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ लिया है। अब हम 1.2 करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उससे पहले जो डेफिनेशंस हैं पहले उनको पढ़ेंगे। तो उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम है रो मैट्रिक्स, या उसको उर्दू में कहते हैं कतारी कालब। ठीक है जी। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो या जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमने पीछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, हमें पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको हम रो कहते हैं या कतार कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही कतार है और इसमें भी सिर्फ एक कतार है। तो हमें पता है जी कि जिसमें सिर्फ एक कतार होगी वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में कालमी कालब कहते हैं। ठीक है जी। ऐसा कोई भी कालब कालमी कालब होगा अगर उसमें सिर्फ एक ही कालम हो। तो हमने पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये भी देखा कि कालम क्या होते हैं। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये कालम होते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही कालम है, इसमें भी सिर्फ एक ही कालम है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये कालमी कालब है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू में इसको हम मुस्ततीली कालब कहते हैं। ऐसा कोई भी कालब मुस्ततीली कालब होगा अगर उसमें जो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कालम के इक्वल ना हो, यानी अगर उनका ऑर्डर दोनों का सेम ना हो तो वो क्या होगा, मुस्ततीली कालब होगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि इसमें क्या है जी, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसमें वर्टिकल जो लाइन है वो 1 2 और 3 है, यानी इसमें जो रोज़ हैं वो 2 हैं और जो कालम है वो 3 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। इससे क्या पता चल गया कि ये मुस्ततीली कालब है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम देख रहे हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है जी, 3, 1 2 और 3, और उसमें वर्टिकल जो लाइन है वो है 1 और 2। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास है 3/2। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी मुस्ततीली कालब की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि मरबी कालब। ऐसा कालब जिसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हों, यानी जिसकी कतारें और कॉलम बराबर होंगे वो हमारा मुरब्बी कालब या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम जी इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल दी गई है, हमारे पास जो जी एग्ज़ाम्पल दी गई है उसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो दो हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन भी हमारे पास दो दी गई हैं। ये देखें, ये 1 और ये 2, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 2। तो सबसे पहले हम रोज़ को लिखते हैं यानी कतारों को लिखते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। इसी तरह हमारे पास अगर जो नेक्स्ट एग्जांपल है जी उसमें हम देख सकते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3, उसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हम देखें अगर तो वर्टिकल लाइन भी 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा कालब जिसमें तमाम अरकान अगर सिफर होंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं जी। हमारे पास पहले मैट्रिक्स ए है, उसके भी तमाम अरकान ज़ीरो हैं। बी मैट्रिक्स है, उसके भी अरकान तमाम ज़ीरो हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी ट्रांसपोज कालब कहा जाता है। ऐसा कालब जिसमें हम मौजूद कतारों को कालमों से और कालमों को कतारों से तब्दील कर देते हैं तो वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है जी।
दोबारा सुनिए कि ऐसा कालब जिसमें हम कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील करते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। फिर हम इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, अगर हम देखें तो इसमें ये 1 रो है, ये 2 है, ये जी 2 है, ये हमारे पास 3 है। अगर हम पहली रो को कॉलम बना दें, हमने क्या किया जी, जो पहली रो है उसको कॉलम बना दिया 1 2 -1, तो ये हमारे पास पहला कॉलम बन गया। उसके बाद अगर हम देखें, हम दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। फिर अगर हम तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज आ गया जी, ये ए टी, इसको हम ए टी से ज़ाहिर करते हैं। अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी होता तो उसका जो ट्रांसपोज होना था वो होना था बी और उसके ऊपर टी, उसके ऊपर हमने लगा देना था जी टी, यानी कि ये उसका ट्रांसपोज बन जाना था। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स की। अगर हमने किसी भी कॉलम का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल मनफी से ज़रब कर देंगे, यानी उसको नेगेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई करा दें तो वो उसका मनफी कॉलम बन जाएगा। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, वो है 1 -2 3 और 4। अगर हम इसके साथ मनफी को हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसका मनफी कॉलम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए था, हमने इसके हर एलिमेंट के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराया। जो हमारे पास 2 था उसके साथ माइनस था, तो आपको पता है जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, और बाकी सब के साथ पॉजिटिव था तो उनके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो इससे ये जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आया ये हमारा ए का मनफी कॉलम है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया हो और हम उसका ट्रांसपोज लें तो फिर से वही मैट्रिक्स अगर बन जाए, यानी जब हम हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज को आप ट्रांसपोज क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया जी, कि हम क्या करते हैं, जो हमारी रोज़ होती हैं, ये वाली रोज़ हैं जो हमारे पास, इनको हम कॉलम्स में बदल देते हैं। तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें 1 2 3 पहली रो है, उसको हमने पहला कॉलम बना दिया। ये नीचे देखें आप, ये पहला कॉलम बन गया। फिर हमारे पास दूसरी रो है 2 -1 4, उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। फिर हमारे पास तीसरी रो है 3 4 और 0, उसको हमने बना दिया तीसरा कॉलम 3 4 0। तो ये क्या बन गया, ये आपके पास n का ट्रांसपोज आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो n का ट्रांसपोज है वो n के मैट्रिक्स के इक्वल है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें भी वही है कि जब हम किसी मैट्रिक्स ए का अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसके इक्वल उसका मनफी कॉलम आ जाए, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है जी। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला जी, ये वाला हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, और ये क्या है जी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है 0 -2 -3, ये पहली रो है, ये 2 0 -1, ये दूसरी रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। अब हम देख सकते हैं कि जब हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। हमें पता है कि जिसके साथ पॉजिटिव होता है उसके साथ अगर दो नेगेटिव होते हैं, ठीक है जी, जहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है वहाँ पर दो नेगेटिव होते हैं। अगर हम
टू को जो पॉजिटिव है उसको हम लिख लें नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और जो हमारे पास 3 है उसको भी हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और 1 के साथ भी हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, इन सब में से नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स से हम नेगेटिव को कॉमन ले लें, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो जो पीछे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो ए होगा। तो ए की जगह हम ए लिख लेते हैं, नेगेटिव बाहर था पहले ही, तो हमें पता चल गया कि इसके बाद नेगेटिव ए आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, यानी अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं जी वतरी कालब, या इसको हम कहते हैं जी वतरी कालब। वतरी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें जो वतर के अरकान होते हैं, यानी ये हमारे पास ये जो 1 और 4 है जी, हमारे पास 1 और 4, अगर इस डायगोनल में, या डायगोनल इसको कहते हैं या उर्दू ज़बान में इसको वतर कहते हैं, अगर इसमें कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ जाए, अब यहाँ पर 1 और 4 है, अगर यहाँ पर अकेला 4 होता, 1 की जगह 0 होता, तो फिर भी ये वतरी कालब होना था। वतरी कालब की क्या डेफिनेशन है, अगर इस डायगोनल में एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ जाए तो वो हमारे पास वतरी कालब बन जाता है। अब आप देख सकते हैं दूसरी एग्जांपल में देख लें कि वतर के जो एलिमेंट है डायगोनल के उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो वो 2 एलिमेंट की वजह से ये वतरी कालब यानी डायगोनल मैट्रिक्स बन गया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जी, स्केलर मैट्रिक्स आपको अभी बताया कि जो ये जो दरमियान वाली लाइन होती है जो वतर होता है, ये वाला, ये वतर इसको कहते हैं, या हम इसको डायगोनल कहते हैं। अगर इस डायगोनल में सारे ही एलिमेंट सेम हो, यानी डायगोनल के जो एलिमेंट है जी वतर के अरकान, अगर वो सारे ही एक जैसे हों और उनके ऊपर और उनके नीचे, यानी कि डायगोनल के ऊपर भी सिफर हों नीचे भी सिफर हों और डायगोनल के एलिमेंट सेम हों, तो वो क्या कहलाएंगे, वो स्केलर कालब कहलाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में 2 2 है और सी में डायगोनल एलिमेंट में 3 3 है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी या उर्दू में इसको हम कहते हैं वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। कोई भी ऐसा कालब वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब उस वक़्त कहलाएगा अगर उनका जो डायगोनल एलिमेंट हो, अभी हमने देखा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है जी, ये होता है हमारा, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। अगर ये डायगोनल के जो अरकान है वो तीनों 1 1 हो जाएं, यानी कि वो सारे, या आप देख सकते हैं कि एक हमने 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया है, एक हमने 2 by 2 का लिया है और एक हमने 1 by 1 का लिया, तो आपने देखा जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो अगर 1 1 हो जाए तो वो हमारा वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब बन जाता है जी। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आ जाता है जो एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि एवरी स्केलर एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारा स्केलर और जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा वतर होता है उसमें कोई एक जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो हो, वो क्या होना चाहिए जी, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमें पता है जी, तो वो हमें पता चल रहा है जी कि जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसमें नॉन ज़ीरो मौजूद हैं, यानी कि स्केलर में भी मौजूद हैं और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी मौजूद हैं। तो हर स्केलर और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। तो आज हमने इस लेक्चर में जो 1.2 से पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको सीखा, और
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज होगी 1.2 उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई किसी बात की समझ नहीं आई सो यू कैन ड्रॉप क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू जी। और कीप वाचिंग आवर चैनल। इस पर हम मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी वो साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद आपको मज़ीद कंटेंट मिलेगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।